Unfortunately, the very idea, the thought, विवेक का इस्तेमाल, दिमाग का हम इस्तेमाल करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे और उसके आधार पर हम आगे चलेंगे, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है. Somewhere along the line, I don't know when this happened, but it happened long ago. It didn't happen in your generation, it didn't happen in my generation, it happened a few generations before that. Somewhere along the line, we Indians, we simply forgot how to think. Let me tell you one thing. I got into the subject of history from the subject of mathematics. And my whole objective in life was never ever to study. So there was a professor of geology with whom I used to work. He explained to me कि अरे JNU चले जाओ, वहाँ कुछ भी कर सकते हो. So I landed up in JNU. They had an exam. I passed that exam. इंटरव्यू में उन्होंने पूछा क्या पढ़ के आए थे. मैंने कहा जी पराग, चंदा मामा, धर्मयोग और साप्ताहिक हिंदुस्तान. तो उन्होंने कहा अच्छा उसके बाद तुमको ये सब जानकारी मिल गई जिसका तुमने जवाब दिया. मैंने कहा हाँ, I've never read history till now. Now JNU was a place which allowed me to study anything, anytime, at my own pace, which I did. And then I ended up teaching in Punjab University. Let me give a small thing about Punjab University. Punjab University is one of the elite universities of that region. The top 100 and odd students they get out here, जिनको मैंने बड़ा दिल लगा के पढ़ाया, इतिहास पढ़ा रहा था पहली बार जिंदगी में. और उसके बाद जब सवाल आए, तो सवाल परीक्षा में सवाल हुए, सवालों के जो जवाब मैंने चेक करना शुरू किया, तो जो कुछ मैंने पढ़ाया था सारा साफ था. केवल जो मल्होत्रा बुक डिपो की किताबों में लिखा था वो रिपीटेड था. मुगल एम्पायर का पतन कैसे हुआ, 32 कारणों के कारण पतन हुआ था. लोगों ने उन 32 कारणों को ऊपर नीचे करके समझाया था, पर बाकी सारा का सारा मैंने जो बताया था सारा का सारा गोल था. पहले साल मुझे लगा मुझे आत्मविवेचना करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या मुझे आता भी है कुछ समझाना ठीक से. दूसरे साल मैंने और मेहनत की, नतीजा वही का वही निकला. तीसरे साल जब फिर से यही हुआ तो हमारे यहाँ एग्जामिनेशन सीक्रेट होते हैं. एग्जामिनर कौन है, पेपर किसने सेट किया, ये बताया नहीं जाता. तो तीसरे साल मैंने कहा भाड़ में जाइए कानून, मैं साफ कहता हूँ मैं तुम्हारा पेपर सेट करता हूँ, मैं तुम्हारा पेपर चेक करता हूँ, ये बताओ तुम लोगों ने ये क्यों लिखा इस तरह से. उन्होंने कहा सर पहले बता देते, आपने जैसे मुगल एम्पायर का पतन करवाना चाहते हम वैसे पतन करवा देते. Not one bit of दिमाग was being used. विवेक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा रहा था. वो केवल वो जो रहे थे कि जो हमारा टीचर है, हमारे जो सुपीरियर्स है, उन्हें क्या अच्छा लगता है हमें ये बताना चाहिए. दूसरा पक्ष आता है हमारे यहाँ. भगत सिंह इज अ वेरी फेमस फिगर. तो पूछा कि जी भगत सिंह आपको मालूम है भगत सिंह किस उम्र में ये सारी एक्टिविटी करते थे जब ये कर रहे थे. तो लोगों ने तो कभी इसके ऊपर विचार किया नहीं था. 17 साल की उम्र से लेके 21 साल की उम्र तक भगत सिंह एक्टिव थे. 17 साल की उम्र से लेके 21 साल की उम्र तक जो व्यक्ति एक्टिव रहा हो इस उम्र में खून खौलता है. एक्सट्रीम एक्टिविटीज बहुत आसानी से की जा सकती हैं. जो लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं हमारा समाज उनके अप्रिशिएट भी करता है. पर ये बात कि he was doing all this along with reading a lot. He was reading almost 500 books every year. And for us, fortunately, Bhagat Singh also maintained small notes कि उसने क्या क्या पढ़ा था. तो उस जमाने में 500 किताबें बेग बोरो स्टील करके पढ़ने वाला जो छात्र है वो ये काम कर रहा है. मैंने कहा जी भगत सिंह की जिंदगी से आपको जो लेसन सीखना चाहिए वो ये नहीं सीखना चाहिए कि जाके अपनी जान न्यौछावर कर दो. जान न्यौछावर करना तो बाय चांस हुआ था. वो भी एक लंबी कहानी है, कभी मौका मिलेगा तो हम शेयर करेंगे कि कैसे उनकी जान गई. जो प्रमुख बात थी वो ये थी कि ये एक ऐसा लड़का था जो अपने विवेक का इस्तेमाल किया करता था, जो ख्याल किया करता था कि क्या करना है, जो इतना सा पढ़ा करता था. भगत सिंह के जमाने में एक था विचार, अब आप भी यही मेहनत करें, आप भी इतना ही पढ़े, आप ये सारे काम सीखे कि कैसे करना चाहिए. थिंक अबाउट इट. वन स्मॉल एग्जाम्पल विच इज वेरी प्रेवलेंट अमंग स्टूडेंट्स इन इंडिया. कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि जब वो अपने नोट्स बनाते हैं, अपना क्लास नोट्स लेते हैं, कुछ लिखते हैं तो साथ में मार्जिन छोड़ते हैं. ऊपर मार्जिन छोड़ना, साइड में मार्जिन छोड़ना, नीचे मार्जिन छोड़ना. दिस स्मॉल थिंग अबाउट मार्जिन छोड़ना, दिस इज कंप्लीटली मिसिंग इन इंडियंस. Go to the archaeological museum that you have in Raipur and you will see notes over there. पुराने जमाने की किताबें हैं, एक बूंद मार्जिन कहीं नहीं छूटा हुआ है. बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारा आज का विद्यार्थी नोट डाला करता था. यूरोप में 13वीं 14वीं सदी में
टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने कुल मिला के ये खोज की थी कि यदि आप मार्जिन छोड़ के लिखते हो और स्पेसिंग करते हो लाइनों के बीच में, इट रिजल्ट्स इन मोर एफिशिएंट रीडिंग एंड मोर एफिशिएंट राइटिंग. It ensures that you don't have to visit your text again and again, and you can make modifications in the text. So remember, these big things which come from history, these big lessons from history about efficiency are not about how someone discovered major discoveries. It's all about how those small things get done before us. The one question that used to come to me all the time was, भारत सोने की चिड़िया था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा. हमने तो कभी नहीं देखा ये सोने की चिड़िया. कैसे हमारा देश अचानक डूब गया इतनी जोरों से? एक समय था जब हमारे देश में $1 और ₹1 का एक्सचेंज रेट चला करता था. एक समय आया जब $1 और ₹80 का एक्सचेंज रेट हो गया. बीच में ₹40 का एक्सचेंज रेट था. हम लोगों को बड़ा अचंभा लगा कि ये सब क्यों हो रहा है. हमारे यहाँ कभी किसी ने ये गौर नहीं किया कि ये बुरी हालत हमारी कैसे हुई. बार बार ये कहा गया कि अंग्रेजों ने हमारी दुर्गति की थी. और जैसा कि मीता ने अभी आपको वाकिफ कराया, अंग्रेजों की तो औकात क्या थी, तो बिल्कुल पिद्दू से लोग थे हिंदुस्तान में. हमारे ही देशों ने अपने ही निकम्मेपन से, अपना ही विवेक का इस्तेमाल ना करने के कारण अपनी दुर्गति कर डाली. एक हमारा जो बहुत एग्जाम्पल हम बार बार इस्तेमाल करते हैं वो है फौजों का. हमारे पास फौजें ज्यादा थी तादाद में, हमारे पास फौजों के पास हथियार बेहतर थे, हमारे पास फौजों के पास टेक्नोलॉजी कहीं बेहतर थी. इसके बाद भी हमारी फौजी कंटिन्यूसली हारती रही. हम अपनी फौज में सिपाही को बहुत ऊंची तनख्वाह दिया करते थे. हमारी फौज में सिपाही को मुगल फौज में ₹50 तनख्वाह मिलती थी, मराठों की सेना में ₹40 की तनख्वाह मिला करती थी. अंग्रेजों ने अपने सिपाहियों को केवल ₹11 की तनख्वाह पे रखा, और इसके बावजूद हिंदुस्तान के लोग लाइन लगा के अंग्रेजी फौज को ज्वाइन करने में लगा रहते थे. उसका तो ये बड़ी देर तक ये बड़ी मिस्ट्री बनी रही कि कैसे होता था. And then we started unpacking layer after layer after layer of things in the archives, and we discovered कि अंग्रेजों ने they had discovered something called statistics and actuarial tables. They figured out कि कितनी दिन आदमी जिंदा रहता है, कितने दिन काम करता है. उन्होंने कहा हम आपको ₹11 तनख्वाह देंगे, हम आपको फ्री की वर्दी देंगे तो हमारे कपड़े पहनो, हम आपको फ्री का हथियार देंगे, हम आपको फ्री का घोड़ा देंगे. ये घोड़े को, इस हथियार को, इस वर्दी के साथ आप हमारी सेवा करो, ₹11 की आपको तनख्वाह मिलेगी. पर यदि आपने 33 साल सेवा की हमारी, तो आपकी पूरी जिंदगी ये तनख्वाह आपको दी जाएगी और आपके परिवार को भी दी जाएगी. यदि आपने 20 साल सेवा की तो इसका आधा दिया जाएगा. यदि आपने केवल 10 साल हमारी सेवा की तो हम आपको 1/4 देंगे. यदि आप लोग गौर करें, बिल्कुल यही सिस्टम पेंशन स्कीम का चलता है. जो पुरानी पेंशन स्कीम हुआ करती तो उसमें यही सिस्टम था जो कि अंग्रेजों ने 18वीं सदी में स्थापित कर गए थे. This simple device of providing lifelong pension to people, giving them a guarantee कि आपके परिवार को और आपका देखभाल होगा. The Angrezes ensured कि उनके सिपाही काम किया करते थे. मराठों की सेना बहुत मजबूत थी, मुगलों की सेना बहुत मजबूत थी, जो हमारे रोहिल्ले पठान थे उनकी सेनाएं बहुत मजबूत थी. पर उस सेना का जो सिपाही होता था उसके पास जो हथियार होता था, उसके पास हथियार वुड्स के बने होते थे. वुड्स जो एक विशेष किस्म का स्टील होता था. ये जो विशेष स्टील है ये हर चीज को काट सकता था. इसमें कभी चोट नहीं पहुंचती थी, कभी जंग नहीं लगती थी. इसमें मेंटेनेंस बहुत कम करनी पड़ती थी. वुड्स के कुछ हथियार आपके आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में यहाँ भी पड़े हैं, जाके एक नजर डाल के आइए. बिल्कुल उसी कंडीशन में जैसे कुछ जमाने में थे. पर ये हथियार लोगों को खुद खरीदने पड़ते थे इस्तेमाल करने के लिए. अब जिस बंदे ने अपना हथियार खरीद के लड़ाई करने के लिए आया, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव इन लाइफ रहता था मेरा हथियार खराब नहीं होना चाहिए. तो कंपनी ने कहा हो कि ये खराब नहीं होगा, पर मेरे को तो विश्वास नहीं है, मैं थोड़ा ना प्यार से चोट मारूंगा. अंग्रेजों के सिपाही को ऐसी कोई चिंता नहीं थी. सरकारी हथियार है जो मारो धमाके से. These small things, piddly small puny things, they all cumulatively put together, they ended up creating a situation in which the English ended up ruling the country. We did not even realize that the English had started ruling us and the English was dominating us. As the English started dominating us, one of the first things that we did was we figured in the 19th century, we figured that there's something extremely wrong with our society. So what was wrong with our society? The English had been telling us wrong with our society is कि हम अपनी महिलाओं की ठीक से देखभाल नहीं करते, हम उनकी इज्जत नहीं करते. ना इन इंग्लैंड जहाँ की नॉर्मल तरीका डिवोर्स करने का था कि अपनी बीवी को जाके मार्केट में ऑक्शन कर दो,
उस समाज के लोगों ने हमें सीख देना शुरू कर दी कि जी आप लोग अपनी महिला व्यवहार करते हो। दुर्व्यवहार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या था? सती प्रथा। सती प्रथा पता चला जब लोगों ने, इतिहासकारों ने जाके खोज किया तो पता चला कि जी सती प्रथा ना असल में थोड़ा सा होता था राजस्थान में, इक्का दुक्का, कॉमन नहीं था। बंगाल में होता था थोड़ी ज्यादा मात्रा में, पर बंगाल में भी ये केवल भद्रलोक तक सीमित था। भद्रलोकों में भी ये केवल कुछ विशेष जातियों में सीमित था। अंत में इसकी संख्या बहुत कम थी। पर ये छोटी सी बात कि हमारे देश के लोग अपनी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते, ये इतनी गहरी पैठी कि आज तक हमारे साथ चल रही है। मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों ने कभी अपने परिवार को देखा है कि नहीं, पर मुझे मालूम है मेरे परिवार में मेरे पिताजी तो मेरी माताजी से बहुत ही ओबीडियंट तरीके से बिहेव करते थे। मुझे मालूम है कि मैं भी रीजनेबली ओबीडियंट पति हूँ। हिंदुस्तान की महिलाएं ना कभी किसी से डरती थी, ना किसी से डरी है, ना ही वो अपने आप को किसी चीज में पीछे छोड़ती थी। पर हर वक्त यही बात निकल कर आती थी कि जी ये महिलाओं के साथ हिंदुस्तान के लोग दुर्व्यवहार करते हैं, तो आप हिंदुस्तानी होते के नाते आप थोड़ा सा अपने आप को ओछा मानते थे, अपने आप को थोड़ा सा निम्न दर्जे का मानते थे, अपने ऊपर थोड़ी सी हे नजर रखते थे। हमारे यहाँ इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि हमने अपने इतिहास के बहुत बड़े हिस्से को हम बिल्कुल पूरी तरह से भूल गए। एक हिस्सा लबस्ता वालों ने एक मर्तबा मुझे एक टास्क दिया कि जी महिलाओं का जमीन के साथ क्या संबंध होता है, इसके ऊपर रिसर्च करके बताइए। चूंकि मेरा मध्य प्रदेश के साथ एक पुराना संबंध था, तो उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के ऊपर ये रिसर्च करें। वो अंत में जाके किताब में छपा, वो किताब बड़ी बिकी। मैं केवल बिकने वाली किताबें में हिस्सा लेता हूँ, ऐसी किताबें जो केवल ज्ञानी लोग पढ़े, उन किताबों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये किताब जब इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि जी मध्य प्रदेश ख्याल रखिए आप लोग तब छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, पर उन दिनों में मैं जब मध्य प्रदेश वाला हुआ करता था, बड़ा बैकवर्ड स्टेट माना जाता था। यहाँ पेट्रियार्की बहुत होती थी, लोग बड़े अक्खड़ किस्म के हुआ करते थे। बुंदेलखंड जहाँ से मैं हूँ वहाँ तो खैर लोग बहुत ही अक्खड़ होते थे। इस पूरे इलाके में महिलाओं ने कंटिन्यूअसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन शासन किया है। प्रॉपर शासन, ऐसा नहीं कि इन ल्यू ऑफ द सन या इन ल्यू ऑफ द हस्बैंड या इन ल्यू ऑफ द ब्रदर। Women ruling in their own rights, continuously for many years fighting proper wars, doing the same kind of machinations which you expect any good ruler to do. All good rulers are supposed to do a little bit of misleading, a little bit of guiding, a little bit of pushing, a little bit of everything, and they all ended up being at the top of the heap. The final example in this women wala thing came from the Riyasat of Bhopal, जहाँ की जो भोपाल की बेगम थी, उसने एक के बाद एक अपने बेटों को गद्दी से हटाया। एक बेगम आई, बेगम ने कहा मेरा जो बेटा ये निकम्मा, इस बेटे को नहीं होना चाहिए गद्दी पे, मेरी बेटी को होना चाहिए। दूसरी बेगम आई, उसने कहा मेरा बेटा निकम्मा है, इसे नहीं होना चाहिए। तीसरी बेगम आई, उसने कहा कि मेरा बेटा नहीं होना चाहिए। तब तक अंग्रेजों ने कहा था ये क्या नाटक चल रहा है, गद्दी केवल आदमी के हाथ में होनी चाहिए। तो ये तीसरी बेगम लड़ती झगड़ती सीधी ऊपर तक गई, किंग जॉर्ज तक। इसने कोर्ट में केसेस किए। ये फाइनली जब इसको लॉर्ड प्रीवी काउंसिल ने भी मना कर दिया तो ये सॉवरेन के पास गई। सॉवरेन से इसने कहा कि मेरे लिए एक ऑर्डर इशू करो कि मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो आके शासन करेगा, मेरे जो बड़े बेटे हैं वो निकम्मे हैं। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस सबसे छोटे बेटे को शासन दिया गया। सबसे छोटे बेटे ने आगे कहा मेरी बेटी शासन करेगी। It is an absolutely amazing story of how people actually behave in India, except that because we got somehow seduced by this European vision of what Indian society was. Caste, religion and women, these three elements were the ones which seemed to have pulled us down according to the Europeans. We swallowed it completely and we insisted कि हम जी बड़े नीचे किस्म के लोग हैं। हम किस तरह के नीचे किस्म के लोग हैं? बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल है, पिछले 7-8 सालों में इवॉल्व हुआ है, शायद आपको उसके बारे में पता हो। ये 2-3 लड़के थे, बेसिकली 2 लड़के थे, यहाँ वहाँ की स्टडीज किया करते थे, कंपनियों की मदद करते थे पैसा बनाने में। और इन्होंने एक चीज पाया कि बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, आदमी भी और नौकरी करता है, उसकी औरत भी नौकरी करती। यदि दोनों मिलकर कपल नौकरी करते हैं तो इनका घर कौन चलाएगा, घर की देखभाल कौन करेगा, बाल कौन काटेगा,
इनके घर में पोछा वोछा एक हफ्ते में एक बार लगना है, वो कौन लगाएगा, बाथरूम कौन साफ करेगा। तो इन्होंने एक अपना बिजनेस चलाया जो कि ये सब काम करने के लिए था। एक और साथी को ढूंढ लिया, थोड़ा सा पैसा लगाया, एक कंपनी चल गई इनकी, और वो कंपनी आज आपके लिए, आप उनको बस फोन कर देते हो कि जी हमें कुछ आदमी भेज दो काम करने के लिए, कंपनी आपको आदमी भेजती है और वो काम बड़े चमकता हुआ सा चल रहा है। क्यों चमक रहा है वो काम, इसके बारे में हमने थोड़ी सी तहकीकात की। केवल इसलिए कि उन्होंने कहा कि हमारा आदमी रिलायबली आके काम करेगा आपके यहाँ, हमारा आदमी आके आपका जो भी आप काम करते हो इस काम में गारंटी देगा कि ये काम ठीक तरीके से हो रहा है। वो आपके घर में आके किसी तरह का चोरी चपाटी नहीं करेगा। और यदि आप लोग कहीं रहे हो, किसी कॉलोनी में रहे हो, किसी टावर में रहे हो, सोसाइटी में रहे हो, आपको ये पता होगा कि घर में यदि वॉश बेसिन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, नल में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, किचन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए जब हैंडीमैन को बुलाते हैं तो हैंडीमैन कितनी प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट करता है, आ जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम्स उसके बाद शुरू होती हैं। This simple fact that these professionals could come and clean your kitchen and you had never seen your kitchen so clean meant that a larger number of people had started coming back to these people to get the kitchen cleaned. So इन्होंने कहाँ से ये आइडिया आया कि जी हमें ये बाथरूम और किचन और ये सब साफ करने हैं। अपने लिव्ड एक्सपीरियंस से उन्होंने अपना थोड़ा आसपास देखा था, देखा किस तरह की समस्याएं लोगों को आती हैं और उन्होंने इकट्ठे होकर एक स्कीम चलाई कि कैसे हम इस समस्या का समाधान कर सके। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस तरह के लोगों का इस्तेमाल भी किया हो। कम से कम दिल्ली बम्बई में तो इन लोगों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, अर्बन कंपनी वालों का। एंड दे आर एब्सोल्युटली डूइंग 400 crore बिजनेस एवरी ईयर नाउ, सो दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। द मेन थिंग इज विवेक का इस्तेमाल करना, अपने आसपास के समाज पे नजर रखना कि क्या हो रहा है, और ये ख्याल रखना कि अंत में वी डू नॉट नीड टू स्टेप ऑन एनीवन्स टोज। The European society, the American society teaches us how to step on others' toes, that's the way to move forward in those societies. In the Indian case, moving forward is not on the basis of stepping on each other's toes. And some of this, the hesitation on stepping on each other's toes, is what we have documented in that book, Making India Great Again, Learning from Our History. It's displayed outside. Now that book itself was a very interesting thing because we went out to the IITs. I was basically teaching people in Punjab University, then I started taking some classes in the engineering colleges, and those bright young boys, they were not like my students. My students are old people, in their mid-20s. These young boys were in their late teens, early 20s, and they were slightly more clear in the questions that they were asking. And in order to answer their questions, ki what went wrong with India, we wrote that book. When we wrote that book, people said, "अरे ये किस तरह का theme तो उठा के चल रहा है, इसी theme पे थोड़ी कुछ हो सकता है." So our publisher said, "अच्छा इसकी ना हम केवल 1000 कॉपियाँ छापते हैं, बड़ी मुश्किल से बिकेगी." He also priced it very heavily. That piece that you have on display outside. And then after a year he comes back and he says, "अरे ये तो लोग सच में खरीद के पढ़ रहे हैं." ना उसकी कहीं हमने पब्लिसिटी की, ये पहला सेमिनार है बाय द वे जिसमें कि इस किताब की चर्चा हो रही है। ना हमने उस किताब की कहीं चर्चा की, ना हमने उसकी आई राइट अ लॉट इन द न्यूज़पेपर्स, ना हमने किसी अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल में उसकी चर्चा की। So there was absolutely nothing going on, and yet simply the title, कि there's curiosity about what has to be done, meant that people picked up that book and read it and started engaging with us. Finally, Mr. Jain, like all good Jain businessmen, the director was telling us about how the Jain set up a community of businesses. Mr. Jain, who was the publisher of this book, he said कि अच्छा चलो अब इसका paperback भी निकालते हैं. The paperback is also doing rather well for itself. My recommendation to you: buy the book, read it, and write back to us on what you think about what needs to be done. The main thing over here is this: we need to keep our eyes focused on our lived experience and learn from that lived experience. Answers to our lived problems have to be found in our own past. And then therefore when Mr. Kakani talked about the program in which विवेक का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है, तो माय हार्ट तो यानी क्या द हार्ट वेंट गार्डन कि इससे बढ़िया और क्या विचार हो सकता है। हमारे देश में विवेक की सख्त कमी थी और आपके यहाँ एक आपको मौका मिला है विवेक का इस्तेमाल सीखने का। शुक्रिया।